गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने शब्द शक्ति की परिभाषा व शब्द शक्ति के भेद पढ़े थे, कैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, कल ही हमने जाना था पिछले वीडियो में। तो आज हम उनके भेदों का उल्लेख करेंगे। पहला भेद है अभिधा शब्द शक्ति। देखिए, अभिधा का क्या तात्पर्य होता है प्रिय विद्यार्थियों। अभिधा में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या अभिधार्थ या संकेतार्थ निहित होता है। सीधा संकेत वाले जो वाक्य हैं, जिनको सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है, ऐसे में अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसकी परिभाषा है शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ की प्राप्ति होती है, मुख्य अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान रहे, अभिधा शब्द शक्ति में किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया आदि का ये ज्ञान कराती है। जैसे क्रिया का है, जैसे मैदान में गधा चर रहा है, क्रिया हो रही है, अर्थ में अर्थ भी समझ में आ रहा है कि मैदान में गधा चर रहा है, वो कार्य कर रहे हैं। सीधा सा अर्थ है कोई जानवर है गधा जो मैदान में घास चर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अभिधा शब्द शक्ति होगी। दूसरा उदाहरण है क्रिया संबंधित ही। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है। पुस्तक उसका कर्म है, पढ़ना यहाँ क्रिया है, वो काम कर रहा है कोई न कोई। तो अर्थ भी सीधा सरल तरीके से समझ में आ रहा है कि रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अभिधा शब्द शक्ति होगी। ऐसे ही मैदान में घोड़ा चर रहा है। नेक्स्ट, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, गुण प्रकट हो रहा है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया इत्यादि का बोध कराती है। नेक्स्ट है राम अयोध्या के राजा थे। सीता गाना गाती है, मैं भारतीय हूँ। इस तरह से ये इसके उदाहरण हुए अभिधा शब्द शक्ति के, जिनका अर्थ सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, सरल अर्थ हो। इस तरह के जो वाक्य होंगे वो अभिधा शब्द शक्ति में होंगे। नेक्स्ट, दूसरी शब्द शक्ति है, यहाँ आप देख रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें लक्ष्यार्थ जो है ये मुख्य होता है। लक्ष्य तौर पर अर्थ जो ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, शब्द के लक्षण के आधार पर। जैसे आप देख रहे हो, जहाँ शब्द के मुख्यार्थ को बाधित कर, अर्थात उसको स्वीकार न कर, जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, जहाँ मुख्यार्थ को बाधित कर, उसको स्वीकार न कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ करते हैं। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ लक्षण के तौर पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, ऐसी स्थिति में हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात शब्द का मुख्य अर्थ न निकलकर लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ निकले, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति को जानने के लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ शर्तें होती हैं
जिनके द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति निकलती है। जैसे पहला शर्त है इसमें मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में बाधा होगी, सरल अर्थात सरल अर्थ नहीं आएगा, सरल अर्थ नहीं आएगा, लक्षण के तौर पर हमें अर्थ को ग्रहण करना पड़ेगा, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। दूसरा है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में सीधा संबंध होता है इसमें। तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन के संबंधित जो बातें होंगी वो भी लक्षणा शब्द शक्ति में होंगी। चौथी शर्त थी हमारी मुहावरे व लोकोक्तियाँ जितनी भी होंगी वो लक्षणा शब्द शक्ति में हमेशा आती है। ये ध्यान रहे, ये चीज़ें वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। श्याम तो निरा गधा है। अब देखो श्याम एक व्यक्ति का नाम है, अब वो व्यक्ति गधा कैसे हो सकता है? अब गधे के तो अलग, वो एक जानवर है, उसके 4 टांग है, पूंछ है, लेकिन व्यक्ति एक अलग, एक तो मनुष्य है, इसमें उसके जैसे लक्षण नजर आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसको श्याम को गधा क्यों कहा गया? क्योंकि उसका जो स्वभाव है या उसकी जो कार्यशैली है वो गधे जैसी है। अर्थात यहाँ गधा जो है उससे अर्थ सीधा लक्षण के तौर पर अर्थ ग्रहण कर लिया गया है कि वो मूर्ख है। यहाँ मूर्ख रखा हुआ है, मूर्ख है, तो यहाँ लक्षण के तौर पर अर्थ ग्रहण किया गया मूर्ख, कि श्याम मूर्ख है। दूसरा उदाहरण है सोहन का मन फत्तर है, सोहन का मन फत्तर है। अन्य अर्थ क्या लिया गया इसका? सोहन का मन फत्तर तो हो नहीं सकता, क्योंकि फत्तर तो एक कठोर धातु की तरह है, तो मन सोहन का जो मन फत्तर कैसे हो सकता है? लेकिन अर्थ ये लिया जाएगा कि उसका जो मन है वो कठोर है, निर्दयी है, किसी की बात को नहीं सुनता है। तीसरा उदाहरण यहाँ साहिल तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। अब हरिश्चंद्र एक यहाँ व्यक्ति का नाम है जो सत्य के प्रतीक है। अब वो राजा हरिश्चंद्र दिया है नहीं, लेकिन साहिल को क्या कहा गया है कि वो हरिश्चंद्र है। अन्य अर्थ ये होगा कि साहिल नाम का जो व्यक्ति है वो सिद्धांतवादी है, ईमानदार होगा, इसलिए यहाँ उसको हरिश्चंद्र की उपाधि दी गई है। तो ऐसी स्थिति में उसमें ईमानदारी के गुण नजर आ रहे हैं, तो उसको क्या कह दिया गया है? वो साहिल हरिश्चंद्र है। तो ऐसी स्थिति में भी हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट है आओ मेरे शेर तुमने अच्छा काम किया है। अब देखो यहाँ किसी व्यक्ति को शाबाशी देने के लिए शेर कहा है। अब यहाँ शेर किसका प्रतीक है? वीरता का। अब उसने साहसपूर्ण जो कार्य कुछ किया होगा उसके लिए उसको क्या कहा गया है? आओ मेरे शेर तुमने अच्छा काम किया है। अन्य अर्थ क्या है? वीरता का अर्थ लिया जाएगा यहाँ, तो शेर से वीरता का लक्षण ग्रहण किया गया है, तो यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट है जब अलग घर बसाओगे तो नौन तेल का भाव पता लग जाएगा। यहाँ नौन तेल शब्द आया है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। नौन तेल से लक्षण क्या ग्रहण किया गया है? गृहस्थी संबंधी सभी वस्तुओं का ज्ञान, कि व्यक्ति जब अलग घर बसाएगा तो गृहस्थी संबंधी अन्य जो चीजें हैं, नौन तेल ही नहीं आता है गृहस्थी में, बहुत सारी चीजें आती है, जब उनको खरीदेगा उनका ज्ञान उसे मालूम हो जाएगा। तो यहाँ अन्य अर्थ अन्य वस्तुओं का ज्ञान ग्रहण करने से लिया है नौन तेल से, ऐसी स्थिति में लक्षणा होगी। नेक्स्ट है मेरा घर गंगा नदी पर है। अब देखो किसी व्यक्ति का घर गंगा नदी पर हो नहीं सकता, क्योंकि नदी तो प्रवाहित होती है, गंगा नदी पर है, लेकिन नदी पर अब किसी का घर जो है नदी पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि नदी प्रवाहित होती है, उस पर घर कैसे बन सकता है? लेकिन लक्षण तौर पर हर हमने क्या लिया है
कि गंगा नदी के तट पर या किनारे के ऊपर उसका घर है। ऐसे ही राजस्थान वीर है। अब देखो यहाँ देख रहे हो आप, राजस्थान वीर है। अब राजस्थान एक स्थान का नाम है, एक राज्य का नाम है। अब ये तो संज्ञा है, ये वीर कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ राजस्थान से लक्षण के तौर पर अर्थ लिया गया कि राजस्थान के जो लोग हैं वो वीर हैं, साहसी हैं। तो ये लक्षणा शब्दशक्ति हुई। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है। अब यहाँ शेर से क्या अर्थ लिया गया? वीरता से। तो यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति होगी। नेक्स्ट है, अगला उदाहरण है, सैनिकों ने कमर कस ली। कमर कसना मुहावरा है। मैंने कहा था इसमें मुहावरे भी आएंगे, लोकोक्ति भी आएंगे। कमर कसना एक मुहावरा है। कमर कसने का मतलब है कि वो युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। युद्ध के लिए तैयार होना, तैयार होना। नेक्स्ट है, वहाँ लाठियाँ चल रही हैं। अब देखो लाठियाँ कैसे चल सकती है? उसके न तो पाँव है न हाथ है। लेकिन यहाँ फिर भी उदाहरण मैंने क्या रखा है? वहाँ लाठियाँ चल रही हैं। अर्थात ये सुनते ही लक्षण क्या लिया गया कि वहाँ क्या हो रहा है? दंगा हो रहा है। नेक्स्ट है, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। अब इतना रक्त तो हो नहीं सकता कि पूरा कश्मीर रक्त में डूब जाएगा। रक्त में डूबने का तात्पर्य यहाँ है लक्षणा शब्दशक्ति से रक्त में डूबा हुआ, इससे लक्षण अर्थ ग्रहण किया गया कि उपद्रव से वहाँ क्या हो रहा है? रक्तपात हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी लक्षणा शब्दशक्ति होगी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की 4 रनों से पराजय। अब देखो पाकिस्तान की 4 रनों से पराजय। पाकिस्तान तो एक देश का नाम है। अब 4 रनों से पराजय का तात्पर्य कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी 4 रनों से हार हुई है, एक टीम की हार हुई है। नेक्स्ट है, सारा घर मेला देखने गया है। अब सारा घर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घर में तो बहुत सारे सामान भी आते हैं, वस्तु भी आती हैं। मकान कैसे उठ के जा सकता है? इससे हम लक्षण अर्थ लिया हमने कि घर के सभी जो सदस्य हैं वो क्या करने गए हैं? मेला देखने गए हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जो उपलब्ध जो साधन है उनमें कमी निकालना या दोष निकालना। खाकी वर्दी जा रही है। खाकी वर्दी कैसे जा सकती है? एक वो तो कपड़ा है, निर्जीव चीज़ है, कैसे जा सकता है? लेकिन अर्थ क्या लिया कि कोई पुलिस वाला उधर से जा रहा है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने 2 शब्दशक्ति आपको समझा दिया है। आगे की एक शब्दशक्ति बची है व्यंजना शब्दशक्ति, आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।